हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर लेते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम, एकल प्रबलित धरन और डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है इसको समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा बीम के बारे में। ठीक है, बीम के बारे में मानो एक हमने ये बीम बनाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनए। एनए मतलब न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर के ऊपर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं संपीड़न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन जोन, हिंदी में संपीड़न क्षेत्र। संपीड़न क्षेत्र नीचे का जो न्यूट्रल लेयर से या न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल जोन। टेंसाइल जोन या टेंशन जोन, इसको बोलते हैं तनाव क्षेत्र। तनाव क्षेत्र आप सभी जानते हैं जो तनन सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य जो होती है, तनन सामर्थ्य कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का लगभग कितना परसेंट होती है? 10 से 15%। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं जो संपीड़न में हमारा कंक्रीट काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और तनन में कितना रहता है? 10 से 15% संपीड़न सामर्थ्य का। ठीक है, ये न्यूट्रल लेयर है। इससे ऊपर का जो जोन है हम कंप्रेशन जोन बोलेंगे, और जो नीचे का जोन है वो टेंसाइल जोन या टेंशन जोन, तनाव क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब ये दो भागों में विभाजित हो गया। तो अब ये न्यूट्रल लेयर की एक डेफिनेशन आ जाती है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिस पर प्रतिबलों का मान शून्य होता है, चाहे वो कंप्रेशन प्रतिबल हो या कंप्रेशन स्ट्रेस हो या फिर टेंसाइल स्ट्रेस हो। जैसे सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो ऊपर वाली लेयर पर होगा, सबसे ज़्यादा इस पर कंप्रेशन। ठीक है, इस पर संपीड़न सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बढ़ें तो घटता जाएगा और इस पर आकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। किसका वैल्यू? कंप्रेशन स्ट्रेस का वैल्यू इस पर आकर शून्य हो जाएगा। ऐसे ही टेंसाइल जोन का जो तनन स्ट्रेस होगी, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस होगी, सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होगी? शून्य होगी। फिर इसके बाद में बढ़ता जाएगा और इस पॉइंट पर आकर जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी वो नीचे वाली लेयर पर होगी। अब हमारा कंक्रीट कंप्रेशन में तो काफ़ी मजबूत होता है, बट टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन आता है कि अगर हमें क्या करना है, जो टेंसाइल मतलब जो तनाव में जो क्षेत्र आता है उसको हमें क्या करना है? मजबूत करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो हमारा वीक पोर्शन होता है। उस वीक पोर्शन को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं? कंक्रीट में क्या डालते हैं? रेनफोर्समेंट डालते हैं। ठीक है, तो क्या हम रेनफोर्समेंट ऊपर डालें या नीचे डालें? ऑप्शन हमारे पास में आता है तो हम नीचे, क्योंकि तनाव जो आता है वो तनाव कहाँ पर आता है? नीचे वाली बॉटम लेयर पर। तो हम यहाँ क्या डाल देते हैं? सरिया। सामने से देखने पर आपको एक सरिया दिखाई देगी। अगर ये बीम इस तरीके से होता तो एक सरिया ऐसे, एक सरिया इसके बराबर और एक सरिया इसके बराबर, इस तरीके से हम डालते। ठीक है, तो हमने क्या डाल दिया? रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट, इसको हम कह रहे हैं रेनफोर्समेंट इस्पात। ठीक है, इस्पात डाल दिया हमने। ठीक है, स्टील। ठीक है, स्टील, इसी को हम क्या कह रहे हैं? रेनफोर्समेंट। ठीक है, कहाँ पे डाला हमने? टेंशन जोन में।
इसको बोलते हैं, और टेंशन जोन। टेंशन जोन में आपने क्या डाला, स्टील डाल दिया। ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको क्या क्या है, हमने क्या बोला, कंप्रेशन जोन। ये वाला हमारा कौन सा जोन है, कंप्रेशन जोन। ठीक है, ये हमारा कंप्रेशन जोन। और नीचे वाला, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला जो जोन है, उसको हम क्या क्या कह रहे हैं, टेंशन जोन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन। अब हमने रेनफोर्समेंट क्या डाला है, नीचे वाली लेयर पर डाला है। ठीक है, अगर हमारा ये नीचे वाला जो मैक्सिमम लेयर जो थी, वो अगर हमारी जो नीचे की टेंशन जोन जो था वो मजबूत हो गया, तो हमारा ये पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना। तो अब फिर क्या होगा, ये हमने तनन सामर्थ्य को बढ़ा दिया, और कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ थी वो पहले से ही ज़्यादा थी, तो दोनों को मिलाकर अब क्या होगा, इसकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि जब हम लोड लगाते हैं तो हमारा जो बीम है डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट होता है तो किस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर हमारा यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक बार इसको और मतलब और अच्छे से समझने के लिए, ये हमारा स्टील है, इस तरीके से रहेगा इसमें स्टील। ठीक है, और ये हमारी क्या है, न्यूट्रल लेयर Na। ठीक है, NL कह दो, न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ऊपर का जोन हमने बताया था कंप्रेशन जोन, और नीचे का टेंशन। देखो ये इस किस में आया, सुकड़न में आया, और ये फैलाव में आया। एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो ये रहता है। तो जो नीचे का जो जोन होता है वो किस में रहता है, टेंशन में रहता है। ठीक है, लोड आने पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो इसी से हम समझेंगे कि सिंगली रेनफोर्स बीम किसे कहते हैं और डबली रेनफोर्स बीम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमने जो रेनफोर्समेंट है वो नीचे वाली लेयर में हमने क्या दे दिया, रेनफोर्समेंट दे दिया। तो ऐसे बीम जिनमें जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हमने नीचे की लेयर तनाव क्षेत्र में दे दी, तो उसको क्या कहते हैं हम, सिंगल रेनफोर्स बीम। अगर हम ये जो हमारे पास में स्टील है उसको अगर हमने ऊपर भी दे दिया, कहां पर दे दिया, कंप्रेशन जोन में भी दे दिया। ठीक है, स्टील हमने ऊपर भी डाल दिया, नीचे भी डाल दिया और ऊपर भी डाल दिया, तो हम उसको क्या कहते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम या दोहरे प्रबलित धरन। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा इसको, और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, एक और फिगर के साथ में समझ लेते हैं। देखो एक और बीम का फिगर बना लेते हैं। ये हम एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन। अभी हमने लिखा था ये हमारा Na, ठीक है, और ये हमारा टेंशन जोन, और ये हमारा कंप्रेशन जोन। ठीक है, अब हमने माना कि ऊपर से हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो Na है हमारा, वो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। इसके बाद में नीचे ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन, इसको बोल दो x सेक्शन या क्रॉस सेक्शन, S सेक्शन। ठीक है, अब हमारा जो हमने अभी डाला था सरिया, कहाँ डाला हमने, नीचे वाले में। सामने से देखोगे तो उसका डाया चमकेगा इस तरीके से। ठीक है, ये डाल दिया हमने रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इस्पात, रेनफोर्समेंट। ठीक है, जब हम रेनफोर्समेंट हम सिर्फ एक ही जोन में डालते हैं, मतलब टेंशन जोन में डालते हैं, तो हम इस प्रकार बनी बीम को क्या कहते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ये हमारा क्या है, ऊपर वाला जो पोर्शन है जहां तक हमारा एक्स गया है, ठीक है, ये वाला जो एक्स गया है, ये वाला जोन जो है हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो ये जोन क्या कहलाता है, हमारा कंप्रेशन जोन। अगर हमने इसमें भी क्या डाल दिया, रेनफोर्समेंट डाल दिया। ठीक है, इसमें भी हमने क्या डाल दिया, रेनफोर्समेंट डाल दिया। इसी तरीके से जैसे हमने नीचे डाला ऐसे ही हमने ऊपर भी रेनफोर्समेंट डाल दिया। ठीक है, जब हमने ऊपर भी रेनफोर्समेंट डाल दिया तो हम इस प्रकार बनी जो बीम को क्या कहेंगे, हम पहला हमारा सिंगली और दूसरा हमारा डबली, मतलब डबल कर दिया रेनफोर्समेंट, तो डबली रेनफोर्स्ड बीम।
ठीक है, तो समझ में आया सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है और डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। तो हमारा अगर हम तनाव क्षेत्र में ही रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं तो उसको सिंगली, और दोनों जोनों में हमारा जो कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी दोनों में डाल रहे हैं तो हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब हमारा नीचे का जो क्षेत्र है वो तनाव था, हमने उसको मजबूत कर दिया, तो ऊपर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब हम एक ही मतलब जैसे नीचे तनाव क्षेत्र में ही अगर हम रेनफोर्समेंट डालते हैं तो क्या होता है, उसका सेक्शन का जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेक्शन का साइज बढ़ जाता है, मतलब जो बीम की जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा हो जाती है, उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो उस साइज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम कंप्रेशन में भी क्या डालते हैं, सरिया डाल देते हैं। एक पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये और आता है, जब हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एम आर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ऊपर से क्या लगा था हमारा, मानो एम आया। ठीक है, ऊपर से इस लोड के कारण एक बेंडिंग मूवमेंट आया, बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू अगर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, जो हमारा एम आर का वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाए, एम का जो वैल्यू है वो एम आर से ज्यादा आ जाए, तब हम क्या डालते हैं, डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जो बीम का अपना मूवमेंट है वो क्या है, कम है, किससे, जो एक्सटर्नल ऊपर से आ रहा है लोड के कारण, उस मूवमेंट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम क्या बनाते हैं, डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। एक पॉइंट है वो बाद में बताया जाएगा, क्योंकि जब हमारी ये एक्स न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसलिए नहीं बता रहे। ठीक है, अगर वो ज्यादा हो जाए तब भी हम डबली रेनफोर्स बीम बनाएंगे, आगे बता देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इसी चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास में दो क्राइटेरिया आए। एक तो निकल के ये आया कि अगर हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मूवमेंट से ज्यादा आ जाती है, जो ऊपर से लोड लगा हुआ है, तो उसके कारण हम डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, उसका साइज अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, तो साइज को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में कम स्पेस है और वो देखा जाए ऑर्नामेंटली भी अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा अगर बन के आता है बीम, तो अब हम ऐसे जब उसका साइज बढ़ जाए तो हम वहां पर डबली रेनफोर्स बीम दे देंगे। ओके, तो अब हमारे समझ में आया, कंप्रेशन जोन में भी हमने रेनफोर्समेंट डाल दिया। ठीक है, इसको हमने कह दिया AST, ठीक है, तनाव क्षेत्र में, और इसको बोल दिया ASC। क्या बोल दिया, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो हमने दोनों जोन में दे दिया। तो डबली अगर हम सिर्फ एक ही जोन में देते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। जब सिंगली बनाते हैं तो हम जो मेन रेनफोर्समेंट है वो नीचे देते हैं, और ऊपर हम सिर्फ क्या करते हैं, ऐसे में हम एंकर बार देते हैं। इसको ही समझ लेते हैं। ठीक है, एंकर बार देते हैं। तो हमने क्या किया, बस सिर्फ और सिर्फ ऊपर दो बार दे दी, इनको बोलते हैं हम एंकर बार, एंकर बार। ठीक है, ये जो बार होती है, जब मैं बात कर रहा हूं सिंगली रेनफोर्स बीम में, ठीक है, सरिया सिंगली रेनफोर्स में ऊपर भी दिखाई देगी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो डबली होगी। तो वो डबली नहीं होती, सिर्फ हमने स्ट्रप, जो हमारे पास में छल्ले होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या टॉप में भी वार देनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंकर बार कहते हैं। वो हमारा जो लोड आता है, ठीक है, वो हमारा लोड को वो नहीं लेती है, वो हमारे स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ वो क्या करती है, होल्डिंग का काम करती है। होल्ड, जो हमारे जो छल्ले डाले जाते हैं हमारे बीम में, उनको पकड़ने का काम करती है। ठीक है, ऐसी बारों को हम क्या कहते हैं, एंकर बार बोलते हैं। ठीक है, एंकर बार हमारे पास में, तो इस टाइप की जो बीम होगी वो हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम ही होगी। ठीक है, एंकर बार दे दी हमने, नीचे जो है AST दे दी, मतलब मेन रेनफोर्समेंट नीचे, ठीक है, और ऊपर हमने एंकर बार दे दी। ठीक है, दोनों जोन में दे देते हैं तो हमारा वो डबली रेनफोर्स बीम बन जाता है, और एक जोन में देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो सिंगली रेनफोर्स बीम। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऊपर से हमारा कितनी दूरी तक हमारा कंप्रेशन जोन होता है, उसको बोल रहे हैं आप X। ठीक है, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, एक सेकेंड। देखो,
ये जोन समझ में आए आपके, ठीक है। अब देखो, इसको AST बोल रहा है, इसको NA बोल रहा है। अब देखो, अब ये आपका ये जो तुमने स्टील डाली उससे लेके और ये बॉटम तक की दूरी, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर कवर। कहां से, जो तुम्हारा सरिया जो रेनफोर्समेंट डाला है आपने उसके बिल्कुल नीचे तली से लेके जो हमारा जो कंक्रीट है उसकी तली तक की बीच की दूरी, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लियर कवर, ठीक है। अब क्लियर कवर, अब इसके बाद में ये जो सरिया है आपका, जो स्टील है, इसके सेंटर से बॉटम तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव कवर। कहां से कहां तक की दूरी, सरिया के सेंटर से कंक्रीट के बॉटम तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कवर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे जब हम बीम का डिजाइन करेंगे तो कई बार आपके सामने आएगी, ठीक है। हम क्लियर कवर देते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव कवर देते हैं। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ जाता है, हम क्लियर कवर या इफेक्टिव कवर क्यों देते हैं। अब देखो, मौसम का जब प्रभाव के कारण, अगर मौसम का प्रभाव, मानो मौसम में नमी आ जाती है तो उसके कारण जो हमारा स्टील होता है उस पर क्या लगने लग जाता है, जंग, उस पर रस्ट लगने लग जाती है। तो उस रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट का कवर दे देते हैं, स्टील को ढक दे देते हैं, ठीक है। तो क्लियर कवर का मतलब ये होता है कि क्लियर कवर देने से जो कंक्रीट में जो नमी है जो मौसम की, उसके कारण स्टील में जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हमने स्टील को क्या दे दिया, कवर दे दिया। इतना हमने कंक्रीट क्या दे दिया, चारों तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब कंक्रीट, ठीक है। इससे क्या है, ये जो है कंक्रीट के अंदर रहेगा जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगेगी, ठीक है। और हमारा एक प्रॉपर्टी इसमें ये भी आ जाता है, हम स्टील को हम जो कंक्रीट में डालते हैं वो इसलिए भी डालते हैं कि कंक्रीट जो होता है वो स्टील पर जंग नहीं लगाता है, ठीक है। उसके कारण हमारी जो स्टील होती है वो महफूज निकल आती है, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर समझ में आया आपके, क्लियर कवर समझ में आया, ये भी समझ में आया इन्हें क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी, अगर हमारे पास में ऊपर भी हमने रेनफोर्समेंट डाला है और नीचे भी रेनफोर्समेंट डाल दिया, ठीक है। अब ऊपर और नीचे हमने रेनफोर्समेंट डाल दिया तो नीचे वाले को तो हमने बोल दिया क्लियर इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर। ऊपर वाले को भी हम कवर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये जो हमारा सेक्शन है इसका जो, ठीक है, ये डेप्थ है कहां तक, सेंटर तक का, ठीक है, ये वाला सेंटर तक का डेप्थ है, उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, डी, इसको बोलेंगे डी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ। कहां तक, हमारा जो बीम का जो फेस है, मतलब बिल्कुल ऊपरी किनारे से लेके जो हमारा सरिया है उसके सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास में ये पूरा अगर नीचे तक आ जाए, बॉटम तक आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, कैपिटल डी, कैपिटल डी, मतलब बीम की पूरी गहराई, डेप्थ, ठीक है, बीम की ऊपर से लेके नीचे तक की गहराई को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल डी। और ऊपर से लेके जो सरिया है उसके सेंटर तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई, ठीक है। अब इसके सेंटर तक की बात कर लेते हैं हम। इसके सेंटर तक की जो ऊपर से, इसको बोलते हैं स्मॉल डी डैश, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्मॉल डी डैश, ठीक है। ये भी हमारा कवर, ये इफेक्टिव कवर है, लेकिन इफेक्टिव कवर कितना डेप्थ है उसकी ऊपर से, ठीक है, स्मॉल डी डैश। ये दोनों अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर ये जो डी डैश है, मानो इसका भी ये अलग भी हो सकता है और सेम भी रह सकते हैं, ऊपर और नीचे। अगर हमें जरूरत ना हो तो इन दोनों को अलग भी रख सकते हैं और हम एक समान भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आता है एक्स। अब जो हमारे पास में एक्स यहां तक की दूरी है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी बची, ये वाली दूरी, ठीक है, ये एक्स है, ये पूरी टोटल डी है, तो ये कितनी बची, डी माइनस एक्स, ठीक है, डी माइनस एक्स। कहां तक की दूरी, सेंटर तक की दूरी, ठीक है। तो ये कितनी दूरी बची हमारी,
न्यूट्रल लेयर से इसके सेंटर तक की दूरी हमारी बची d माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना बचा हमारा d माइनस एक्स। ठीक है, x d माइनस एक्स। तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल लेयर से ऊपर जो कंप्रेशन जोन है उसका जो बाहरी सिरा है उस तक की दूरी को हमने x ले लिया, और न्यूट्रल लेयर से और जो हमारा सरिया है उसके सेंटर तक का हमने क्या ले लिया, d माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, तो अभी हमने जो बताया वो सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम और बीम के बारे में बताया कि हम सरिया कैसे डालते हैं, किसको हम कंप्रेशन जोन बोलते हैं, नीचे वाले को हम तनाव क्षेत्र बोलते हैं, टेंशन जोन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है, ये भी, डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है, ये भी, क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। ठीक है, न्यूट्रल लेयर क्या होती है, तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहां पर प्रतिबलों का मान शून्य होता है, चाहे वो संपीड़न प्रतिबल हो या फिर तनाव प्रतिबल हो, कंप्रेशन स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस दोनों ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये कभी कभी डेफिनेशन के लिए भी आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसी रेखा जिस पर प्रतिबल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इसको बल शून्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, शून्य हो जाए प्रतिबलों की, इसको क्या बोलते हैं, बल शून्य, हिंदी में बल शून्य, शून्य रेखा, बल शून्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई हमारे पास में। तो बाकी चीजें थोड़ा सा और आगे देखते हैं अभी। ठीक है, ये पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर, ठीक है, हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 2, तो ध्यान रखना, सही से समझना इन चीजों को। ठीक है, ओके।